बिलीव की, तो वो ऑपोजिट किसके है, सोशलिज्म के या कंजर्वेटिविज्म के, या कंजर्वेटिव जो आइडिया होती है, ऑर्थोडॉक्स पुराने टाइप के जो आइडियाज होते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें रेडिकल्स किस तरीके से, रेडिकल लिबरल्स सोशलिज्म से अलग है, ठीक है, समाजवाद से। तो ये लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट का एकदम मिनिमम मिनिमम ना के बराबर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए अर्थव्यवस्था में, ठीक है। जो कि अगर हम समाजवाद या सोशलिज्म की बात करें तो उसमें वो लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल करनी चाहिए, तो उसके ऑपोजिट हो गया। उसके बाद ये कंजर्वेटिव विचारधारा है, वो बिलीव करती है कि जो है राजा का ही सब चीज़ पे अधिकार है, और राजा ही सब चीज़ का मतलब, मान लीजिए कोई राजा होता था तो सब कुछ, सारी जो दुनिया की प्रॉपर्टी होती थी, मतलब जो भी राजवाड़े के अंदर आता था वो उसका होता था ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया नहीं था। लेकिन जो ये रेडिकल लिबरल्स या लिबरल्स हैं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के आइडिया की तरफ हैं। वो मानते हैं कि हर किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार होना चाहिए, कोई राजा नहीं है और किसी का पूरा दुनिया नहीं है, ठीक है। इस तरीके की विचारधारा वो नहीं मानते थे। लिबरलिज्म में कुछ थोड़े बहुत डिफरेंट आइडियाज़ भी आने लगे हैं, जैसे कि हमने ये देखा है कि इंडिविजुअल फ्रीडम तो आ गई है, लेकिन उसके बाद भी गरीबी और इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई हैं कैपिटलिज्म में। तो गवर्नमेंट का थोड़े रोल के बारे में कुछ अलग विचारधाराएं या अलग अलग लोग इसी आइडिया के अंदर या इसी अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। अभी आप न्यू लिबरल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बात करते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट की थोड़ी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अब एवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब किस प्रकार से ये लिबरल स्टेट जो है या लिबरल जो आइडिया है वो हमारा स्वरूप लेता है, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो 19th सेंचुरी में जिस तरीके से आपको पता था कि यूरोप में, इंग्लैंड की ही बात करें तो कमर्शियल इंटरेस्ट उनका बहुत ज़्यादा था, मतलब उनको अपना व्यापार या वाणिज्य जो था उसको बढ़ाना था, उनको अपना जो पावर था उसको इंक्रीज़ करना था, अपना बिजनेस को इंक्रीज़ करना था, ठीक है। बहुत सारे देशों को कॉलोनी बनाया, और इन्होंने एक आइडिया अपने देश में दिया कि हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एक तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देंगे। तो इसको आप सिंपली समझिए कि ब्रिटेन, अगर हम देखें शुरुआती दौर में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी व्यापार करने के लिए, ब्रिटेन नहीं आया था। बाद में ब्रिटेन ने उस, मतलब उनका सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ख़त्म कर दिया। पर बेसिकली इन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को एक तरीके से ऑर्डर दिया, अधिकार दिया कि आप व्यापार करिए और आप स्टेट के साथ कॉपरेशन करिए। मतलब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया, आप ईस्ट इंडिया कंपनी है, आप गए ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास कि हमें अलाउ करिए कि हम भारत में व्यापार करें, और फिर उन पर कब्जा कर लें। तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उन लोगों ने ये अलाउ करना शुरू कर दिया। इस टाइम पे, इस फेज़ में बहुत जो ये लेज़र फेरे का जो आइडिया होता है वो बहुत ज़्यादा था नहीं, मतलब गवर्नमेंट फिर भी इंटरफेयर कर रही थी, मतलब इंग्लैंड की गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी कि कंपनीज किस तरीके से चले या आप किस तरीके से वेल्थ कलेक्ट कर रहे हैं, उस पर धीरे धीरे चेंजेस आए। उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस आते आते पूरा जो ब्रिटेन या यूरोप की अलग अलग कंट्रीज़ थी वो पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट हो गई। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि उन लोगों ने किस तरीके से अन्य देशों पे कब्जा किया, उनको लूटा, और फिर अपने उनके यहाँ पे औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण से स्टेट का रोल धीरे धीरे कम होता गया, इस तरीके से। अब हम नियो लिबरल्स क्या थे उनके बारे में समझ लेते हैं। तो आपको जिस तरीके से पता है कि हमारे विश्व युद्ध 2 हुए हैं, ठीक है। तो जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म होता है तो हमारे जो सिचुएशन होती है देशों की वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो ये आइडिया का उत्पन्न होता है। ये आइडिया ये होता है, ये लोग रियलाइज़ करते हैं कि अगर हम, ठीक है, इससे पहले ये लोग मानते थे कि स्टेट का बिल्कुल भी रोल ही नहीं होना चाहिए व्यापार वगैरह में, बट अब इनको लगता है कि नहीं, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। अब वेलफेयर क्या होता है, तो जन कल्याण, लोगों के कल्याण के बारे में जो स्टेट सोचे। तो इस तरीके का रोल स्टेट को करना पड़ेगा कि लोग हर किसी को थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि कुछ लोग बहुत पीछे चले गए थे। मतलब एक तो युद्ध हुआ था उसकी वजह से, उसके बाद जो हमने देखा था कि शुरुआती दौर में जो कैपिटलिज्म था वो कुछ ही लोगों को अमीर बनाया था, सबको नहीं। तो इस वजह से एक वेलफेयर का आइडिया है कि गवर्नमेंट थोड़ी सी लोगों की मदद करे। अगर हम न्यू लिबरल्स की बात करें तो बहुत सारे इसमें लोग थे, और इसमें अगर 2-4 लोगों की बात करें तो ये मिल्टन फ्रीडमैन हो गए, एंड फेडरिक हो गए, उसके बाद रॉबर्ट हो गए। ये लोग काफ़ी फेमस थे। और आइडिया होता है लेज़र फेरे का, वो फिर से अपेयर होता है, रीअपेयर होता है 1980s में, जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हो जाता है, मास प्रोडक्शन वगैरह शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड ये जो
वेलफेयर का आइडिया है वो कहीं न कहीं थोड़ा हमें कम देखने को मिलता है। बट धीरे-धीरे वेलफेयर का आइडिया फिर से आने लगता है 1980s के बाद वाले फ़ेज़ में, ठीक है? उसके बाद अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का अगर एक प्री कंडीशन देखें तो वो होता है डेवलपमेंट, और हम इस हिसाब से डेवलपमेंट देख सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ हो एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हो और रैशनैलिटी आ गया हो, पॉवर्टी कम हो गई हो और लिबर्टी एंड सिटीजनशिप हो। मतलब कहीं भी किसी भी देश में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की ज़रूरत है या औद्योगिकरण शुरू होने की ज़रूरत है या वो मॉडर्न बनने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे कुछ कंडीशन होना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे इकोनॉमिक ऐसा बेस तैयार हो कि पैसा हो लोगों के पास कि लोग उद्योग या फैक्ट्रीज खोल सके। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो हुआ करती थी, आपको पता है कि हर रिलीजन में कुछ कुछ रोक होती हैं कि आप सूद पे पैसा नहीं दे सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस तरीके के वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हो। रैशनैलिटी, एक तर्क वितर्क से सोचना, साइंस वगैरह का यूज़ करना आ गया हो। पॉवर्टी का ख़त्म कर दिया जाए और लिबर्टी एंड सिटीजनशिप, बेसिकली डेमोक्रेसी हो, हर किसी को इक्वालिटी हो, ठीक है? अब हम जो सोशल साइंटिस्ट हैं, क्योंकि जब भी कोई आइडिया या कोई थिंकिंग होती है, चाहे वो न्यू लिबरल ही क्यों ना हो, हम हमेशा ये सोचते हैं कि उसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। तो कैसल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं आपके यहाँ पे भी, लाइक आपके सोशियोलॉजी के ये फर्स्ट सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में स्पेशली, एंड आपको यूजीसी नेट में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो ये कैपिटलिस्ट ग्रोथ हो रहा है, यानी जो पूंजीवाद का विकास हो रहा है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह से शुरू हुआ है, लेकिन हमें एक बहुत ही फन चीज़ देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं पूंजीवाद का अंत हो रहा है और एक तरीके का इंफॉर्मेशन और नॉलेज सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सोसाइटी में हैं, जहाँ पे आप कंप्यूटर के थ्रू ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन का या इंडस्ट्रीज़ की जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो गई है। अब इंफॉर्मेशन वगैरह की, सर्विसेज की, इस टाइप की सोसाइटी शुरू हो गई है, ठीक है? तो ये हम एक्चुअली मतलब जैसे कि कह रहे हैं कि अगर लिबरल सोसाइटी है या लिबरलिज्म है तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे थिंकर लाइक कैसल्स कह रहे हैं कि हम तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी एक स्टेप आगे निकल रहे हैं, अब हम इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सोसाइटी में जा रहे हैं। उसके बाद एक वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में हमें देखने को मिलता है कि रिच और पुअर कंट्रीज़ के बीच में जो इनकम का डिफरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी जो रिच है उसके पास सब कुछ है, 90% उसी के पास है। जो पुअर है वो 1% पे अटका हुआ है। तो ये डिफरेंस भी बहुत बुरा है इस सोसाइटी में, अगर हम लिबरल सोसाइटी की बात करें तो। इवन कुछ थिंकर्स लाइक किचिंग ये बात करते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है, जो हम कह रहे हैं सो कॉल्ड विकास है, वो बहुत ही ऑफुल प्रोसेस है। बिकॉज उसमें इस विकास में जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और लिबरल आइडिया है या फ्री मार्केट का आइडिया, इस विकास में कुछ लोग आगे चले जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत पीछे चले जा रहे हैं, ठीक है? एंड बहुत सारे थिंकर्स ने डिफरेंट डिफरेंट दिया है कि समाज को ये ख़राब कर रहा है, गरीबी बढ़ा रहा है। आपको पता है कि फ्री मार्केट और ये अर्थव्यवस्था या ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब जो आइडियाज़ हैं, वो गरीबी भी ला रही हैं, कुछ लोग ही सिर्फ अमीर बन रहे हैं, इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर रही हैं और समाज को भी ख़राब कर रहे हैं, ठीक है? जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज है, डिफरेंट डिफरेंट, वर्ल्ड बैंक हो गई, मॉनेटरी फंड वगैरह हो गए, ये लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हमें ज़रूरत है इस टाइम पे कि गरीब देशों को जोड़ के चले। कैपिटलिज्म हम मानते हैं, लिबरल थिंकिंग हम मानते हैं कि समाज में मतलब अर्थव्यवस्था में छूट होनी चाहिए वो, लेकिन इसके कारण इस जो मॉडर्न हम समाज में जी रहे हैं, बहुत सारे लोग पीछे छूट गए हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ पुअर हो गई हैं। उनको हमें मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, यानी जो रिच कंट्रीज़ हैं उनको पुअर कंट्रीज़ से जोड़ना है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपने अपने व्यू दिए, जैसे कि चैम्बर्स बोलते हैं कि हम इस तरीके के डेवलपमेंट प्लान्स बनाएं, इस तरीके के विकास के प्लान बनाएं कि गरीबों को एम्पावर कर सके, उनको मजबूत कर सके कि वो अमीरों के सामने टिक सके। अब क्रिटिसिज्म क्या है लिबरलिज्म का, जिस तरीके से आपको पता है। फर्स्ट तो क्रिटिसिज्म मैकफेरसन का है। वो बोलते हैं कि पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म है, मतलब कुछ ज़्यादा ही आप फ्रीडम दे रहे हो, मतलब हर बात पे आप फोकस कर रहे हो कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल, एक इंसान के राइट। तो इसकी वजह से वो ज़्यादा हो जा रहा है, एक लेवल से मतलब बाहर निकल जा रहा है। एंड उसके बाद जो ये हम बात कर रहे हैं कि फ्री मार्केट हो, कैपिटलिज्म हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इसकी वजह से एक इनइक्वालिटी और सोशल इनजस्टिस आ गई है मार्केट कंपटीशन में। मान लीजिए कि आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपने कोई फैक्ट्री चलाई, उसको मार्केट में आपने एडवर्टाइज करके बेचने लगे, और किसी के पास एक भी रुपए नहीं है, तो वो आपके सामने कैसे टिकेगा, कैसे खोलेगा वो फैक्ट्री, कैसे करेगा एडवर्टाइज, कैसे करेगा, सामान कैसे बेचेगा? यानी इस वाले इकोनॉमी में या इस वाले फ्री मार्केट वाला जो आइडिया है लिबरलिज्म
सोशलिज्म का, इसमें सिर्फ अमीर अमीर बन रहा है और गरीब कहीं ना कहीं गरीब ही रह जा रहा है। उसके बाद सोशोलॉजिस्ट इस आइडिया को, जो इंडिविजुअल ऑटोनॉमस आइडिया है, उसको उतना सही नहीं मानते। मानते हैं कि सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रोल होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम सबको हर प्रकार का फ्रीडम दे दें, तो लोग फ्रीडम के चक्कर में किसी का खून कर देंगे, किसी को ड्रग बेच देंगे। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है ना। इतना फ्रीडम भी, मतलब किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये लोग इस भी आइडिया को, सोशोलॉजिस्ट, रिजेक्ट करते हैं कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी लिबरल स्टेट में। लिबरल स्टेट कहते हैं ना कि सब फ्री छोड़ दिया जाए, फ्री मार्केट हो। तो ये लोग बोलते हैं कि अगर इंडिविजुअल, हम मान लेते हैं कि इंडिविजुअलों को हम राइट देंगे और, लेकिन फिर भी ये जो मार्केट है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर ही बोला, अमीर अमीर बनता जाएगा, गरीब गरीब बनता जाएगा। उसके बाद हेजेमनी क्या होता है? तो हेजेमनी टर्म आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे। इसका मतलब सिंपली यही होता है, किसी का टॉप पे होना, किसी की लीडरशिप होना, किसी की अथॉरिटी होना, या किसी भी सोशल ग्रुप की, या किसी भी कंट्री। जैसे अमेरिका हम मानते हैं कि टॉप कंट्री है, ठीक है, वो सबके ऊपर राज करता है, उसकी जो भी रूल एंड रेगुलेशन होती है वो सब पे उसका वो होता है। ये ऐसा देश हो सकता है, कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है, सोशल ग्रुप, या ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है दूसरों के ऊपर, किसी भी तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव, मोस्टली नेगेटिव, ठीक है। एंड बस इस चैप्टर में इतना ही था। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, अच्छे से करके जाइएगा एग्जाम में। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।